हमारे बहुचर्चित मेहता संवाद के कार्यक्रम में यूँ तो हर बार एक नई हस्ती से इस चैनल के माध्यम से, आवाज़ इंडिया के माध्यम से मिलाने का काम करते हैं और नई नई रोचक जानकारियाँ उसमें हम आपको लेके भी आते हैं। आज दिल्ली एनसीआर से एक ऐसी वरिष्ठ समाज सेवी हमारे साथ आवाज़ इंडिया टीवी चैनल के मंच पे हैं और जिन्होंने अपने समाज सेवा के क्षेत्र में के कार्य में चलते बहुत सारे विकलांग असहाय बच्चों को सहयोग करके उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो उनका पढ़ाई का क्षेत्र हो, खेल कूद का क्षेत्र हो, या सरकार के द्वारा उनको अपेक्षा का शिकार जिसे बनाया जाता, उससे सरकार से मदद दिलाने में भी उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई है। मैं बात कर रहा हूँ कुमारी अनीता गौतम जी से, जो एक एनजीओ भी चलाती हैं और गौतम सोशल एजुकेशन सोसाइटी के नाम से उनका एनजीओ है और पिछले काफ़ी समय से वो इस एनजीओ के माध्यम से दिल्ली एनसीआर नहीं पूरे भारत में काम कर रही हैं। तो कुमारी अनीता गौतम जी, आपका आवाज़ इंडिया टीवी चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आपको जय भीम। जय भीम, सभी को जय भीम। जैसे कि हमें पता लगा कि अनीता जी कि आप जो है पिछले काफ़ी वर्षों से इस दिल्ली के अंदर जो है अपनी एनजीओ के माध्यम से उन ऐसा गरीब अनाथ बच्चों के लिए जो विकलांगता से पीड़ित हैं, जिनको शारीरिक अंग भंग हो जाता है, उन लोगों को आप सहयोग कर रही हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि आप जो इस सोशल एक्टिविटी के जरिए उन लोगों को जो है वो सरकारी मदद भी पहुंचाते हैं। तो आज मेहता संवाद के कार्यक्रम के माध्यम से आज हम उन्हीं बच्चों के विषय में चर्चा करेंगे। तो मैं सबसे पहला सवाल आपसे इस कार्यक्रम में ये कहना चाहूँगा, क्या शिक्षा अभियान जो विशेषतर गरीब और दलित बच्चों के पर काम कर रहे हैं, आप उनसे भी संतुष्ट हैं या नहीं? हाँ, जैसा कि मैंने प्रैक्टिकली बचपन से 7 क्लास से ही मैंने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मैं अपनी फ़ीस खुद ही ट्यूशन पढ़ा कर पैसा जमा करती थी और उसी बेस पर मैंने स्पोर्ट्स में जूडो कराटे में और एजुकेशन में गोल्ड मेडल्स प्राप्त किए। दिल्ली ओलंपिक की मैं जूडो कराटे की भी गोल्ड मेडल रही हूँ और राजीव गांधी दिल्ली सिटी फिन कॉलेज से मैंने गोल्ड मेडल लिया। और शिक्षा से और शिक्षा और एजुकेशन, जैसा कि आपने राजकुमार जी मुझसे सवाल पूछा है, मैं बिल्कुल नाराज़ हूँ दिल्ली की इस सिस्टम से जी। कि एजुकेशन जैसे कि सर्व शिक्षा जी काम कर रहा है, मैंने भी उसमें जुड़ी थी 5 साल। हाँ। तो मैं उसमें 3-4 साल में उसमें जुड़ी थी। तो मैंने ये देखा है कि हर क्षेत्र का जो काउंसलर होता है उनको अपने एरिया में खुद नहीं पता होता कि हमारे क्षेत्र में कितने बच्चे अनपढ़ हैं, कितने स्कूल में जाते हैं, कितने नहीं जाते हैं जी। तो ऐसा हमारे क्षेत्र के काउंसलरों को भी ये रिपोर्ट नहीं होती है। और स्कूल जो गवर्नमेंट हैं, सर्व शिक्षा अभियान का जैसे कि बताया, हर बच्चा नॉर्मल बच्चों के बीच में पढ़ सकता है, ऐसा एटीट्यूड किसी भी स्कूल में कोई प्रिंसिपल उन बच्चों के साथ नहीं करता, क्योंकि हमने उसमें प्रैक्टिकली उन चीज़ों को देखा है, झेला है। क्योंकि प्रिंसिपल भी डिसेबिलिटीज से थोड़ा इसलिए दूर है क्योंकि उनको स्टाफ रूम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड सरकारी स्कूलों में नहीं है। जैसा कि उनको टॉयलेट हैं, बाथरूम हैं, उनको खेल का मैदान है, उनको व्हील चेयर है, उनको ट्रैक राउंड्स मालूम होना चाहिए, वो सब स्कूलों में कोई चीज़, सीढ़ियाँ हैं उनकी, बच्चों को तैरने चढ़ने की अटेंडेंट हैं, स्पेशल टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर है। एक भी स्कूल में गवर्नमेंट में आप दिखा दीजिए, अगर ये दिल्ली के किसी एक स्कूल में भी प्रोवाइड हो तो आप मुझे बताइए, यहाँ की जनता मुझे बताइए दिल्ली की, अगर आपके बच्चे को ये सारी सुविधा मिल रही है किसी स्कूल में, तो आप मुझे उस स्कूल का नाम बताएं जहाँ पर रिहैबिलिटेशन सेंटर हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो, फिजियोथेरेपी हो इन बच्चों के लिए। तो ऐसे नॉर्मल जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पर इस तरीके की स्पेशल शिक्षा का कोई ऐसा अहम रोल नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान में जो स्पेशल एजुकेटर होनी चाहिए, किसी भी स्कूल में स्पेशल एजुकेटर गवर्नमेंट की रेगुलर नहीं जा रही है। उनका 3 दिन होता है, 4 दिन होता है, इस तरीके से वो अदल बदल करके 25 स्कूलों में हमने भी पढ़ाया है इस तरीके से।
तो मैं तो वाकिफ नहीं हूँ, क्योंकि एक एक घर में मैंने झुग्गियों में जब सर्वे करा है और मेरे पास एड्रेस, उनकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी सब मेरे पास है। एक घर में मैंने ये भी देखा है कि माँ नहीं है, बाप नहीं है, पर उनके जो बच्चे हैं, 4 बच्चे MR बच्चे मेंटली रिटार्डेड है जी। और जिनके बच्चे चारों घर में ही रहते हैं, उनका स्कूल में किसी ने एडमिशन नहीं लिया जी। कोई नेता उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, कोई टीचर्स, प्रिंसिपल उनको इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि उनके पास स्पेशल टीचर्स, स्पेशल कोई भी सुविधा स्कूलों में उपलब्ध नहीं है। और स्पेशल टीचर्स जब भी कोई जॉब करती हैं उनको थोड़े समय के लिए रखा जाता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट पे हटा दिया जाता है। अब जैसा कि मैं जॉब भी कर रही हूँ, पर मुझे अभी भी 1.5-2 साल से सैलरी नहीं मिली है और मैंने उन आवाज़ों को उठाया भी है, स्पेशल एजुकेटरों के लिए। और हमने बहुत सारे इस तरीके के आंदोलन जंतर मंतर पर भी लड़े, अपनी बात को कहा। और LG के पास भी मैंने लेटर सहित रिसीविंग करा कर रख रखा है। मैंने उनको भी अपनी बात कही कि हम लोग भूखे हैं और हम इस तरीके से अपना कन्विंस नहीं दे पाते हैं, आना जाना हमें बहुत महंगा पड़ता है और हमारे को सैलरी नहीं आ रही है। तो अब इस तरीके से तो आपने बोर्डों पे लगा दिया इतना बड़ा 2.5 करोड़ एजुकेशन आपको फ्री, मतलब कि गवर्नमेंट के हर बच्चों को इतना करोड़ रुपया गवर्नमेंट के स्कूलों में दिया जाएगा, पर मुझे दिखता ही नहीं है कि वो 2.5 करोड़ या 2.5 करोड़ या 10 अरब कहाँ है वो पैसा। दलित स्कूलों के बच्चों को कोई भी फैसिलिटीज, जो ज्यादातर उन बच्चों के जो वो बच्चे आते हैं, जैसे मैंने जामा मस्जिद दरियागंज में काम किया, मैं उस एरिया का हाल बताती हूँ। जामा मस्जिद दरियागंज के स्कूलों में वो बच्चे आते हैं, रिक्शा चालक वालों के बच्चे आते हैं, कूड़ा ढोने वालों के बच्चे आते हैं, और इतने दलित मोमडन लोग वहां पर रहते हैं बेचारे, जो सड़कों पे सोते हैं, उनके बच्चे आते हैं। वो पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा स्कूल जाए, पढ़े, पर जब स्कूल में टीचर ही प्रोवाइड नहीं होंगी तो उनके बच्चों को, अपने बच्चों से उनको उम्मीदें नहीं लगती कि हमारा बच्चा सही लाइन पे चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो इस तरीके की समस्या एजुकेशन में। और हमारे एक एडवोकेट हैं जो हमारे लिए लड़ाई लड़ते भी हैं और हाई कोर्ट में बैठते हैं, अशोक अग्रवाल। उन्होंने एजुकेशन और बच्चों के पीछे लड़ते हैं, पर जब भी हम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए जाते हैं तो उनको हमसे वो बोलते हैं कि भाई हम लोगों को इतना पैसा दीजिए तब आपका केस लड़ेंगे। तो हमारे पास इतना पैसा होता तो हम फिर ये कॉन्ट्रैक्ट वाली जॉब क्यों कर रहे होते। और जैसे केजरीवाल जी हमारे जो CM है, उन्होंने भी कहा था कि जो कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए हैं उनको हटाया नहीं जाएगा, उनको पक्का किया जाएगा। कब किया जाएगा वो तो वो जाने। अब इतनी सारी टीचरें हैं जो अपने घरों से और स्कूलों से भी बेरोजगार हैं। जी, जैसे कि अभी हमारे साथ हैं हमारी अनीता गौतम जी, जिनका अपना NGO है गौतम स्पेशल एजुकेशन सोसाइटी के नाम से, और उन मूक बधिर और विकलांग बच्चों के लिए काम करती हैं जिनका कोई आश्रित और सहारा नहीं देता, ऐसे बच्चों के लिए अनीता गौतम जी काम करती हैं। तो मेहता संवाद के कार्यक्रम में अनीता जी, मैं आपसे अगला सवाल एक और जानना चाहूँगा। आपको क्या लगता है कि आज भी जातिवाद है, जबकि सरकार और समाज ये मानने को है कि जातिवाद खत्म हो चुका है और जातिवाद का खात्मा हो चुका है? तो इस विषय में हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे आप? राजकुमार जी, मुझे आपकी बात पे हंसी आ रही है कि आपने क्वेश्चन इतना इजीली पूछ लिया, पर मैं झेलती हूँ। मुझे तो ये बहुत लड़ने वाला, आंदोलन वाला मुद्दा नजर आता है। आपने तो बड़ा इजीली कह दिया और लोग बड़े इजीली कह देते हैं, क्योंकि मैं अनमैरिड हूँ और मैं नाबालिग, और जब मैं न्यूज़पेपर में पढ़ती हूँ और मेरे पेरेंट्स ने और मैंने भी कई बार खोजबीन करी कि, और उसमें लिखा रहता है कि हाँ भाई अदर कास्ट का है। तो जब भी हमने अपनी बात रखी, भाई मैं एजुकेटेड हूँ, मैंने ग्रेजुएशन किया, मैंने ये टीचर का किया है, कोर्स किया, मैं जॉब भी कर रही हूँ, पर मैं एक जाटव समाज से हूँ, तो लोग मुझसे पीछे हट जाते हैं और मैं खुद झेल रही हूँ इन चीज़ों को। अभी व्हाट्सएप पे भी आजकल बड़ा फैशन चल गया है, हर धर्म को लेकर बातें चल रही हैं। तो जातिवाद में अभी आपको क्या लगता है कि जातिवाद खत्म हो चुका है या जातिवाद अभी भी पूरे चरम सीमा पे है, जैसे कि आप देखते हैं यहाँ? जातिवाद तो कभी मुझे नहीं लगता कि मेरे माँ बाप अब इतनी उम्र के हो गए कि वो खत्म होगा, और अभी भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि मैं हर पल, हर मिनट,
हर चीज़ को झेलती हूँ। हर आदमी चाहता हमारे समाज से जुड़ना, अपनी जाति से जुड़ना। आज भी मेरे अड़ोस पड़ोस में हर धर्म के लोग रहते हैं और वो अपनी जातियों की लड़कियों को ही ढूंढते हैं, अपनी जाति के ही लड़कों से शादियां करते हैं। कोई ऐसा नहीं कि अदर कास्ट ले रहा है। तो अनीता जी, आप जो है एक अध्यापिका होने के नाते आपको आधुनिक शिक्षा में अभी जो शिक्षण संस्थाएं हैं अपने दिल्ली के अंदर, तो उसमें जो कमियां हैं उसके विषय में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। मैंने स्पेशल एजुकेशन जब सोसाइटी बनाई थी तो मैं 12th में पढ़ रही थी और मुझे बचपन से शौक था। मैं हर नेता के पीछे झंडा लेके चल देती थी। तो छोटी सी, सब नेता मुझे जानते हैं, और जब मैं उनके पीछे चलती थी मुझे गॉड गिफ्ट इस तरीके का लगता था कि मैं इनके पीछे पीछे, ये मुझे देन थी बुद्ध जी की, कि मैं नहीं भी पढ़ी पर मेरी आत्मा में वो चीज़ें आ गई, ऑटोमेटिकली आ गई। मुझे किसी ने पढ़ाया नहीं बाबा साहब, मुझे किसी ने गौतम महाराज जी के बारे में भी मुझे नहीं बताया किसी ने एक भी शब्द मुझे। पर सबसे बड़ी बात है, मैंने बाद में पढ़ा, आपके चैनल के द्वारा पढ़ा। और जब मैंने सब लोगों को एक सर्च किया आवाज़ इंडिया चैनल पर, मुझे बहुत अच्छा लगा नेट पर। और इस चैनल की मैं तारीफ़ करूँगी कि मुझे अपने समाज के लोगों को जब मैं देखती हूँ कि बड़े आगे निकल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे खुशी होती है। और कई बारी मैंने कांटेक्ट भी करना चाहा आवाज़ इंडिया टीवी से, आज वो मेरे साथ में है ही। मैं ये जानना चाह रहा था अनीता जी, जो शिक्षा की बात हम कर रहे थे, जैसे कि अभी आप मुकबधिर बच्चे हैं या विकलांग वाले बच्चे होते हैं, उनकी शिक्षा के विषय में हम बात कर रहे थे कि जो दिल्ली सरकार के जो स्कूल हैं उन बच्चों को क्या वो शिक्षा प्रोवाइड हो पा रही है जैसा आप चाह रहे थे? प्रोवाइड हो पा रही है? नथिंग, ऐसा कुछ नहीं। मैंने अभी भी बताई है, स्कूलों में एजुकेशन दलित के बच्चों के साथ में एजुकेशन बिल्कुल नहीं स्कूलों में ध्यान दिया जाता। थोड़ा विस्तार से हमें बताएं किस तरीके की परेशानी आपको यहाँ? सबसे बड़ी बात है टीचरों की कमियां, डॉक्टरों की कमियां, अटेंडेंट की कमियां, स्कूलों की बिल्डिंग जो है उनमें रूम्स की कमी, और जो मटेरियल होना चाहिए, जो एक्टिविटी बुक्स लाइब्रेरी होनी चाहिए, वो बच्चों को दरी तक भी वहाँ प्रोवाइड नहीं होती हैं, किताबें प्रोवाइड नहीं होती हैं, पेंसिल प्रॉपर्टी उनको जो मिलना चाहिए वो वहाँ उन बच्चों को सुविधाएं नहीं मिलती हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो बच्चे स्कूल में आते हैं उनको आज तक बाबा साहब के बारे में नहीं बताया जाता। दलित के बच्चों को कि बाबा साहब ने संविधान बनाया। मैं कई बारी, अपनी दुकान है, मेरी मदर की शॉप है, मैं कई बारी बच्चों से पूछती हूँ ये तिरंगा झंडा कहाँ लेके जा रहे हो, आज क्या है? तो वो मेरी दुकान पे राखी होती है ना, वो लटकी होती है आसपास की दुकानों में, तो बोलते आज राखी है ना। तो ये आज गवर्नमेंट के स्कूलों का हाल है कि बच्चों को ये भी नहीं पता कि 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है, कि ये भी हमारे एक टीचर ना होने का एहसास उन बच्चों को लगता होगा, उनके पेरेंट्स को लगता है। कई बार पेरेंट्स हमें भी आके कह देते हैं कि मैडम इस स्कूल में तो टीचर ही नहीं है। जी। और जितना आप अच्छा हमारे बच्चे को गाइड करती हैं और टीचर हमें बताती भी नहीं है, तो कमियां हैं, हर चीज में कमियां, अभी सुधार नहीं है आया। और मुझे नहीं लगता कोई सरकार गवर्नमेंट स्कूलों में सुधार ला सकती है, चाहे वो अशोक अग्रवाल हो, वो अपने आप को एक सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं, पर मैं नहीं मानती, क्योंकि मैं उनके पास 2 बारी गई हूँ। मुझसे उन्होंने मेरे कॉन्ट्रैक्ट को, मैं परमानेंट या मैंने सर्व शिक्षा का केस लड़ना चाहा तो उन्होंने सब लड़कियों से 10-10 हजार रुपए लिए थे और मुझसे मांगे गए, मैंने नहीं दिए। जिनको लगना था वो लग गए, मैं हट गए। जी। मित्र संवाद के कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं कुमारी अनीता गौतम जी, जिनका अपना एनजीओ है गौतम सोशल एजुकेशन सोसाइटी के नाम से, और मुकबधिर और विकलांग बच्चों के ये काम करती हैं। और अब मैं थोड़ा सा एक और आपसे सवाल करना चाहूँगा, आपकी नज़र में ये सिस्टम कैसा है और कैसा होना चाहिए? एजुकेशन के बारे में? एजुकेशन के बारे में, जो बच्चों मुकबधिर हैं या विकलांग बच्चे हैं, जिनके लिए आप दिन रात मेहनत करके काम कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने का, पढ़ाने का काम कर रही हैं, तो आपकी नज़र में क्या होना चाहिए? ये सिस्टम कैसे सुधारा जा सकता है? इस सिस्टम को सबसे पहली बात तो मैं ये चाहती हूँ, जो क्षेत्र का काउंसलर को जब टिकट मिलती है, जब वो जीत कर नगर निगम में आते हैं, जब वो नगर निगम में आते हैं तो हर काउंसलर, हर एमएलए को अपने क्षेत्र का एक डाटा मालूम होना चाहिए, कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, कितने नहीं जाते हैं, और उन बच्चों का एडमिशन कराना चाहिए उन्हें।
और अगर वहाँ टीचरें आसपास के स्कूलों में नहीं है तो प्रिंसिपल वहाँ के स्कूलों को वो चीज़ें प्रोवाइड करानी चाहिए ताकि उनका अच्छे से विकास हो सके, डेवलपमेंट उन बच्चों का तरीके से, प्रॉपर तरीके से हो सके। अब बच्चे के लिए अटेंडेंट बहुत जरूरी होते हैं। डिसेबिलिटीज पे सर्व शिक्षा अभियान जैसे एक MR मेंटली रिटार्डेड बच्चों पर भी काम कर रहे हैं, और एक MR बच्चे के लिए अटेंडेंट स्कूलों में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन बच्चों के लिए अटेंडेंट एक गवर्नमेंट स्कूल में, क्योंकि मैंने जो काम किया है मैं वो एक्सपीरियंस बता रही हूँ। गवर्नमेंट स्कूल में अगर 400-500 बच्चे पर एक अटेंडेंट है और वो भी रिटायर होने को है, तो बताइए 5 मंजिल तक कहाँ तक पोछा लगाएगी अकेली? कब वो गवर्नमेंट उसको स्कूल में टीचर भेजेगी या अटेंडेंट भेजेगी? तो कुछ सिस्टम में कमियां हैं, वो कमियां तभी दूर होगी जब वहाँ स्टाफ होगा। जी, मित्र समाज के कार्यक्रम में आज हमारे साथ कुमारी अनीता गौतम जी हैं, जो NGO गौतम सोशल एजुकेशन सोसाइटी भी चलाती है और मुखबधिर और बच्चों के साथ में वो पिछले काफ़ी समय से काम भी कर रही है। और आज हमारा जो विषय था वो उस शिक्षा को लेके था जिसके लिए आज बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज खोले जाते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड ना होने के चलते वो दुख और पीड़ा आज हमारे साथ आवाज़ इंडिया टीवी चैनल के मंच पे मतलब साझा की अनीता गौतम जी ने। और थोड़ा सा और हमें इस विषय में थोड़ा सा और बताएं कि और ऐसा क्या हो सकता है कि मतलब कि जल्द से जल्द इस व्यवस्था को सुधार की तरफ लाया जाए। हाँ, अभी जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने व्यवसाय वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए ऐड लगाया हर बस स्टैंड पे, मैं उस बारे में भी अपने प्रधानमंत्री, देश के जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, मैं उनसे भी एक विनती करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा सोचा है, भले की बात सोची है, पर सबसे बड़ी बात ये है कि एक बच्चे का भी अपना सपना होता है। एक बच्चा जब पढ़कर आगे निकलता है, वो अपनी 10th में जब परसेंटेज लाता है या 12th में, कॉलेज में, तो इसका एक सपना होता है कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा, टीचर बनूंगा, या मैं एक IAS ऑफिसर बनूंगा। तो वो एक बच्चों के सपने खत्म होते जा रहे हैं और उन परसेंटेजों के मुताबिक उन बच्चों को अन्याय होएगा, उन बच्चों को वो सब्जेक्ट नहीं मिल रहे हैं और उनके माँ बाप झेल रहे हैं उनको घरों में। अभी एक मेरे पास में केस है सरोजनी नगर मार्केट का, वो 56% वो बच्ची लेकर आई है, मन्नू नाम की लड़की है, क्रिश्चियन फैमिली की है, और वो अभी 56 लेकर आई। उनकी मदर ने मुझसे बात भी की थी कि अनीता इसको आर्ट्स नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट ने अब ये कर दिया है कि वोकेशनल ही इनको देंगे। अब उस बच्ची को इस कारण वोकेशनल ट्रेनिंग, उसका एक सपना जो है वो नहीं मिल पा रहा है और स्कूल में अब उसको अपना नाम कटवाना पड़ गया उस बच्ची को, और वो घर में बच्ची बैठी है क्योंकि वो कहते हैं कि खाना बनाने का काम, औजारों वाला काम, मम्मी वो तो मैं घर में भी रह के सीख लूंगी, सिलाई कढ़ाई बुनाई, तो फिर मेरे को स्कूल जाने की क्या ज़रूरत है। तो वो चाह रहे थे कि उनके बच्चे को आर्ट्स मिल जाए तो वो कुछ और चीज़ अपनी कोई भी पढ़ाई आगे कर सकती है। तो वोकेशनल में उनके फादर ने भी मुझसे कहा कि अनीता जी आप बताइए, हम अपने बच्चे को अगर वोकेशनल में लाएंगे तो क्या कहलाएगा हमारा बच्चा? क्या वो डॉक्टर कहलाएगा, टीचर कहलाएगा? मैंने कहा अभी तो उन्होंने नाम नहीं रखे, मुझे वोकेशनल टीचर का पता है, वोकेशनल एक इंजीनियर का पता होगा। मैंने कहा आप जाइए किसी से इस तरीके के सब्जेक्ट पर परसेंट, यही मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, कॉलेज की लड़कियों के पास में से भी मेरे पास में आए। तो इस तरीके से बच्चों का ये साथ में एक अन्याय हो रहा है। मैं मोदी जी से कहती हूँ कि जो बच्चे का मन, जो बच्चे की एक इच्छा है, जो हॉबी है, उस बच्चे को उसकी मर्जी से उसको सब्जेक्ट दिया जाए, ना कि उसके ऊपर थोप दिया जाए कि ये वोकेशनल ट्रेनिंग ही करे। हाँ, मित्र संवाद के कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा से संबंधित, शिक्षा के क्षेत्र की बात कर रहे हैं। मेरे साथ हैं कुमारी अनीता गौतम जी, जो NGO गौतम सोशल एजुकेशन सोसाइटी चलाती हैं, और आज बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इनसे हमें मिल पा रही है अनीता गौतम जी से। जैसे कि हमें सूत्रों से मालूम हुआ अनीता जी कि दिल्ली में इतने सारे सरकारी स्कूल हैं, लेकिन ये कि एक क्षेत्र वाइज या एक तय सीमा में सिमट के रह गए हैं, वो केवल जिसको हम बोलते हैं मिड डे मील के विषय में, कि बच्चे के बस्ते में अगर देखा जाए किताबें हो ना हो, लेकिन उसके लिए कटोरा होना चाहिए। हाँ। तो इस सरकार ने उन बच्चों को एक भिखारी का रूप दे दिया है, तो इस विषय में आपकी क्या विचार है? लगता है
किताबें कम हो गई हैं, लंच बॉक्स का डब्बा लोगों को याद रह जाता है। और एक्सपीरियंस जो कि स्कूल का मुझे बहुत है, बचपन से अब तक है। उन बच्चों के बैग में एक डब्बा होता है, एक चम्मच होता है, और नहीं भी होता तो भूखे इधर उधर। अब मिड डे मील में जब वो खाना आता है, वास्तव में बात हकीकत है, क्योंकि जो हमारे दलित बच्चे हैं छोटे छोटे प्यारे प्यारे से, तो पेरेंट्स को जो किताबों की हमें नॉलेज देनी चाहिए, जो हमें पेरेंट्स काउंसलिंग करनी चाहिए, किताबों के बारे में जानकारी देनी चाहिए, वो जानकारी कम दी जा रही है। और बस ये बताया जाता है एक डब्बा भेज देना, एक चम्मच भेज देना, आपके बच्चे को खाना मिल जाएगा। तो अब जैसे पहले बोला जाता था कि किताबें लाना, कायदा लाना और अल्फाबेट्स अपना कुछ भी इस तरीके की अपनी किताबें और पेन पेंसिल लाना, अब उसकी बदली वास्तव में ये हकीकत सच्चाई है कि उनको एक ही होता है कि डब्बा मिलेगा तो हम खाना लेके जाएंगे, वहाँ हमें खाना मिलेगा, उसको हम खाना खाएंगे। और वो खाना मैंने खुद देखा है, वो बच्चे खुद भी नहीं खाते हैं, चारों तरफ बिखरा होता है वो खाना, कूड़े में ही जाता है वो खाना ज़्यादातर। और क्योंकि बच्चे भी समझते हैं कि इस खाने में हमको कोई टेस्ट हमारी पसंद का, क्योंकि बच्चे का एक टेस्ट अपना होता है, घर का टेस्ट अलग होता है, स्कूल के खाने का मिड डे का अलग होता है। तो इस तरीके की तो परेशानियां स्कूलों में, हर स्कूलों में है। तो अनीता जी, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जो आपका जवाब जो है आवाज़ इंडिया टीवी चैनल पे जो लोग देख रहे हैं उन करोड़ों दर्शकों तक जाना चाहिए। मेरा सवाल जो अगला है आपका कि मेट्रो बच्चों के लिए आपने जो है पासेज पे डिस्काउंट के लिए जो आपने आंदोलन चलाया, इसके लिए आपने, जैसे मेरे सूत्रों से मुझे पता चला कि आपने पिछली कांग्रेस की सरकार से भी संघर्ष किया इसके लिए, इसके अलावा आज भी आप उसके लिए संघर्ष कर रही हैं, बट उसमें अभी तक कहाँ तक सफलता मिली है या कहाँ तक विफलता मिली है, उसके विषय में हमें थोड़ा सा बताएंगे हमारे दर्शकों को। हाँ, जब मैं मेट्रो में एक दिन खुद सफ़र कर रही थी तो मुझे वहाँ एक डिसेबल बच्चा दिखा, और डिसेबल बच्चों के पास इनकम सोर्स तो होता ही नहीं है, छोटे बच्चे होते हैं, आ जाते हैं, और हमारे देश का बच्चा भीख मांगे वो तो सबसे बुरा काम है। तो मैं गवर्नमेंट से, कांग्रेस सरकार जब थी सोनिया जी की और शीला दीक्षित जी की, तो मैंने ये बात और ये आवाज़ उठाई भी थी कि इन बच्चों का भी अधिकार है, जब राजधानी में दिया है, गरीब रथ में दिया है, तो एक मेट्रो में इन बच्चों के लिए कंसेशन एंड फेयर का पास होना जरूरी है, और लाल बसों में उनका अधिकार है एसी में रहना। एक दलित बच्चे का भी मन करता है कि वो एक लाल बस में घूमे, एक ठंडी ठंडी हवा वो भी फील करे, कि उसको भी पता लगे एसी क्या होता है। पर ये सारी सुविधाओं के लिए मैंने बहुत एप्लीकेशंस, बहुत अपने लेटर हेड पर आवाज़ें उठाई, पर वहाँ से एक दो जवाब मेट्रो के आए। हमने स्मार्ट कार्ड निकाला है जिस पे 10%। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ आज आवाज़ इंडिया चैनल पर अपनी बात को, इस चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात को पूछना चाहती हूँ कि हाँ, आवाज़ इंडिया चैनल के माध्यम से मैं एक अपनी आवाज़ को, अपनी बात को कहना चाहती हूँ, और कि मेट्रो में जब मैंने कंसेशन एंड फेयर की बात की, डिसेबल जो दलित बच्चे हैं जिनके पास कोई साधन नहीं है कमाने का, उन बच्चों को आप एक पास प्रोवाइड करें डिसेबल को, जो बच्चा अपना आने जाने का सफ़र तय कर सके। अगर उन बच्चों के पास कार्ड होगा तो वो कम से कम दूसरे के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, भीख नहीं मांगेंगे, और उनको इस तरीके की। पर मैंने बहुत प्रोफाइल, उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित जी की भी अपनी दिल्ली सरकार थी, मैंने इस तरीके की फाइलें लगाई, पर वहाँ से एक मेरे को जवाब आया था मेट्रो से, ये सुपर बाजार कनॉट प्लेस से, तो मेरे पास ये आया था कि एक स्मार्ट कार्ड इनके लिए प्रोवाइड हुआ है जो सबके लिए 10% उस पर छूट दी जाएगी। अब वो 10% तो हर इंसान के लिए है, वो तो सब नॉर्मल सबके लिए है, पर एक डिसेबिलिटीज के लिए उनके साथ उनको अन्याय हुआ है, उनके साथ में उनको कोई शिक्षा इस तरीके का कोई भी कंसेशन एंड फेयर की कोई बात नहीं हुई, उनके लिए कोई भी कंसेशन। जब हमने राजधानी में उनको जर बनेगा, क्लर्क बनेगा, एक अच्छा इंसान स्कूल से बनकर निकलेगा, वो चीजें अब स्कूलों में नहीं रही। अब बच्चा दूसरे तरीके से बच्चा निकल कर आ रहा है, मतलब कि एक एजुकेशन जो होनी चाहिए प्रॉपर, वो बच्चे को ठीक से स्कूल में नहीं मिल पा रही। कार्यक्रम में आज हमारे साथ कुमारी अनीता गौतम जी थी, और अनीता गौतम जी आज मिता समाज के कार्यक्रम में आप आए, और आवाज़ इंडिया टीवी चैनल पे आने का आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आपको। जय भीम।